दोस्तों, वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ी एक सनसनीखेज रिपोर्ट दी कि अमेरिका के एम्फीबियंस यानी कि उनके वो फोर्सेस जो कि धरती पे भी काम कर सकते हैं और पानी में भी काम कर सकते हैं, उनका जो एक अटेम्प्ट था हॉर्मुज को खोलने का, वो फेल हो गया है और बुरी तरह से ये फेल हुआ वहां पर। एंड दे हैव फेल्ड टू रीओपन द वाइटल ऑयल रूट एक्चुअली। ये एक बहुत बड़ी खबर है, इसको छोटी खबर के रूप में ना लिया जाए, क्योंकि अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा था कि मैं हॉर्मुज को खोलूंगा और मेरे मरीन्स भी आ रहे हैं और वो अटैक करेंगे। लेकिन एक पहला जो अटैम्प्ट था इनका, वो पूरी तरह फेल हुआ और ईरान का जो ब्लॉकेड है उसको खोल पाने में ये असमर्थ हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल और कई और सोर्सेज ने इस बात को पूरी तरह से इंगित भी किया है। ये फेल्ड रीओपनिंग अटेम्प्ट इसे आप कह सकते हो। उनका कहना है कि ये ईरान का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था यहाँ पर, उसको उन्होंने मेंटेन किया है और अमेरिका का मिलिट्री अपने पहले अटेम्प्ट के अंदर यहाँ पर उसको खोल पाने में असमर्थ रहा है। ईरान ने अपने जो बदले की कार्रवाई है उसको तो बढ़ा ही दिया है। इसके अलावा टैंकर्स जिनको परमिशन देगा वो तो निकल रहे हैं और बाकी नए टैंकर्स जो कि निकलना चाहते तो उनको मना कर दिया गया कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। इन हालातों के अंदर जो खासतौर से जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, ये चौंकाने वाली हैं। ये अमेरिका के गुरूर को तोड़ने वाली रिपोर्ट्स हैं। अब यूएस एम्फीबियस ऑपरेशन जो था, ये बुरी तरह से फेल हुआ है। ये खासतौर से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको कहा भी है। लेकिन एयर स्ट्राइक तो ठीक है, वो आप कर ही रहे हो, डैमेज है ईरान के अंदर, वो भी आप कर रहे हो। लेकिन एक लार्ज स्केल एम्फीबियस जो लैंडिंग करनी थी, जिसमें कि आप अपने 2000 से 5000 के बीच में जो आपको कमांडोज का इस्तेमाल करना है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप ऊपर से 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम्स जो हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन सच बात तो यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस रिमेन्स इफेक्टिवली क्लोज टू द मोस्ट वेस्टर्न ट्रैफिक और उसके खुलने के फिलहाल कोई भी चांस नजर आते नहीं है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है, वॉल स्ट्रीट की हो या न्यूयॉर्क टाइम्स की हो, कि जो एक फुल स्केल जो पूरा का पूरा एक मिशन था, वो दरअसल देखा जाए तो फेल हो गया है। और शायद इससे मुझे लगता है कि इस बात का एहसास अमेरिका को होना शुरू हो गया है कि चीज़ें जो हॉर्मस की खाड़ी है उसमें इतनी आसान नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पर सारा का सारा जो एक आयरन फिस्ट जैसा जो कंट्रोल है, वो एक किस्म से कहा जाए तो वो ईरान का है। क्योंकि उस इलाके में खाड़ी के नीचे दलदल वाली स्थितियां भी हैं, नीचे माइंस भी लगाई हुई हैं, नैरो उसके बड़े रूट्स हैं वहाँ से निकलने के लिए। साथ में वहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ के अंदर गुफाएं भी हैं, गुफाओं के अंदर मिसाइल फैक्ट्री हैं, ड्रोन फैक्ट्रीज हैं, इनके अपने जो कुछ नेवल गुप्त जो यूनिट्स हैं, जो कॉम्बैट बोट्स हो सकती हैं, वो भी वहाँ पर छुपा के रखी जाती हैं। लेकिन ये जो पहला अटैम्प्ट जो निकल के आया, ये काफ़ी, इसे क्या कह सकते हैं कि वो फेल हो गया है। शायद अब उनको दोबारा से ड्राइंग बोर्ड पे जाना पड़ेगा। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा था। और बीच में ये भी कहा जा रहा था कि हम खार जो आइलैंड है उसको भी हम कैप्चर कर लेंगे। लेकिन जिस ढंग से ईरान का रिटेलिएशन है, मुझे लगता है कि अब ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी इम्पॉसिबल सी होती जा रही हैं और ट्रंप को भी एहसास होना शुरू हो गया है कि ये जंग अब ना केवल लंबी खिंचेगी, बल्कि अ, इस हालत के अंदर मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जंग अपने आप में शायद अमेरिका को और इसराइल को इतनी ज़्यादा ब्लीड करे कि उसका वहाँ से निकल पाना मुश्किल होगा और इतना ज़्यादा नुकसान इनका हो जाएगा, जिसे क्या कहते हैं ना कि ऐसा लगता है कि जैसे एक चाइना की जो थ्योरी है ना, द थ्योरी ऑफ द साउथ थाउजेंड कट्स, ये लगता है ईरान ने अपना ली है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर बच पाना जो है ना बड़ा मुश्किल है। और धीरे धीरे जिस ढंग से ईरान अमेरिका को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, उसको हलाल कर रहा है,
मुझे नहीं लगता कि जो आने वाले कुछ और भी इनके जो एफर्ट्स होंगे वो इतनी जल्दी कामयाब हो पाएंगे। जो भी है, जैसा भी है, लेकिन मैं अमेरिका के इस फेल्ड अटेम्प्ट को मुझे लगता है कि उनके जो अपने जो फोर्सेस हैं वो अपने आप में एक किस्म से कहा जाए तो डीमोटिवेशन वाली स्थितियां आएंगी, वो उनको इंस्पिरेशन नहीं देंगी और उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि ईरान और हॉर्मुज़ बहुत टेढ़ी खीर है, ये उनका बैकयार्ड है, ये उनकी पिच है, तो उनकी पिच पे उनको हराना एक किस्म से कहा जाए तो नामुमकिन सा लग रहा है। अमेरिका का जो प्राइड है F-35, उसकी इज्जत पर बहुत बड़ा बट्टा लग गया है। आसमान के अंदर भी अमेरिका महाशक्ति नहीं रहा है और उसके बहुत सारे जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो हमने पहले वर्ल्ड व्यू के अंदर भी बताया है कि वो ज़मीन पर आते नज़र आ गए, क्रैश हो गए हैं। लेकिन F-35 को बड़ा नुकसान हुआ। इसके वीडियोज इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर बड़े इस समय वायरल हो रहे हैं और बहुत सारे एयरक्राफ्ट भी गंवा दिए हैं। टैंकर तो 7-7 टैंकर एयरक्राफ्ट गंवा दिए हैं, 4 फाइटर एयरक्राफ्ट भी गंवा दिए हैं। और अमेरिका जो खुद को आसमान का सिकंदर मानता आया है, उसकी जो सुपरमेसी है वो भी खतरे में पड़ चुकी है। वो ईरान जिसको वो कह रहा था कि उसके पास तो कुछ बचा भी नहीं है, एयरफोर्स भी नहीं है, एयर डिफेंस भी नहीं है, नेवी भी नहीं है, उसने F-35 को मार गिराया है। और इस बीच में IRGC का कहना है कि उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है और मिसाइलें बन रही हैं और नई नई किस्म की मिसाइलें आ रही हैं जो बिल्कुल प्रेसिशन के साथ जो अटैक करती हैं। खासतौर से ये जो एयरक्राफ्ट आया इसके बारे में बताया जा रहा है जो कॉम्बैट मिशन में था और उसको ज़बरदस्त इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और इसको काफ़ी एक किस्म से क्या कहते हैं कि चोट पहुंची है। एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो शायद वो अगर कुछ रिपेयर भी करना होगा तो उसको कई महीने जाएंगे उसको रिपेयर करने में, तो वो फिर आउट ऑफ स्टफ वॉर हो चुका है और ये जो एक क्रेडिट है वो जाता है ईरान को। इसके अलावा और भी कई जो इनके टैंकर जो प्लेन थे वो तो खैर 7 प्लेन तो जा ही चुके हैं, वो तो सबको पता है, उसके बारे में मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी इनके सैनिक भी घायल हुए हैं और मारे भी गए हैं, तो अब ये चीज़ें अब धीरे धीरे संख्या तो बढ़ती चली जा रही है और ईरान की बड़ी सक्सेस है कि उसने इस चोट को वहाँ तक पहुँचाया है। एक ख़ास बात जो और निकल कर आ रही है जिसके बारे में शायद वो ये है कि IRGC ने अब धमकी दी है कि अब मैं तुम्हें अमेरिका में आके मारूंगा, तेरे लीडर्स को मारूंगा और वहां बैठ के जो मेरे गुट हैं, जो मेरे के जो IRGC के जो गुट है, ईरान के जो गुट हैं या प्रॉक्सीज के जो गुट हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया गया और उनसे कहा गया कि ये लोग हमारे लीडरान को मार रहे हैं, आप अमेरिका के अंदर उनके लीडरान को मारो ताकि उनको पता लगे कि क्या हो रहा है। जब तक उनके घर में आग नहीं पहुंचेगी, ड्रोन्स नहीं पहुंचेंगे, अब अमेरिका को महसूस हो रहा है कि ईरान के ऊपर हाथ डाल के उसने अपने ऊपर खतरा मोल ले लिया है। अभी तक कहीं भी जंग होती थी तो ईरान के अंदर कभी भी उसकी आग नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब कई महत्वपूर्ण इमारतों के ऊपर जो ड्रोन्स देखे गए हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर, उन्होंने हड़कंप मचा के रखा हुआ है कि इसका मतलब जो पेनिट्रेशन है प्रॉक्सी ग्रुप का वो अमेरिका में हो चुका है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ है तो प्लीज़ बेयर विद मी। और एक लूला डिसिल्वा साहब ने बहुत खरी खोटी सुना दी है और कि तुम तो भाई अपने आप को इस जागीर का मालिक ही समझ बैठे हो। ये दुनिया किसी की जागीर नहीं है, किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए और दुनिया के अंदर बैलेंस बिठाने की ज़रूरत है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप के धुर विरोधी भी हैं। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो लूला डिसिल्वा है, ज़बरदस्त तंज कसा है और उनकी फॉरेन पॉलिसी की कंडेम करते कहा है कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं। दुनिया में किसी को भी सोचने की इजाज़त नहीं दी जाती कि वो दुनिया का मालिक है। और यूएनओ से कहा कि भाई आप कर क्या रहे हैं, अल्टीमेटली अब खाली क्यों बैठे हैं। और लूला ने कहा कि मैं तो खुद ईरान का जो शासन है उसका समर्थक तो नहीं हूँ, लेकिन ना ही मैंने किसी और से इसको सहमत होने के लिए कहा है, लेकिन आप किसी की दूसरे कंट्री में जाते हैं, आप दूसरे कंट्री में जाके उसके लीडरान को मार देते हैं और ये तो मंजूर नहीं है। इस बात को तो चाइना ने भी कहा है और रशिया ने भी कहा है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। तो बहुत अच्छी खासी आज कमेंट जो थे वो लूला डिसिल्वा ने इनके ऊपर किए हैं। अब आते हैं गेम ऑफ पावर के ऊपर। अब ये गेम ऑफ पावर जो है ना, अब ये थोड़ा सा एक्सपेंड होता चला जा रहा है साहब। चाइना इसका मेन बेनिफिशियरी है। बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि
हो क्या रहा है। मैं आपको सच बात बताता हूँ। दरअसल क्या है ना, अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है, जो यहूदी लोग हैं ना बहुत स्ट्रांग है। तो वो तो किसी को जिंदा छोड़ते भी नहीं है, और दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो उनके गुलाम हो चुके हैं। लेकिन जूइश लॉबी को सिर्फ एक ही डर है कि अभी तक तो अमेरिका नंबर वन शक्ति है, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ये बाजी पलट जाएगी। मैक्सिमम मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 साल के अंदर अंदर ये बाजी पूरी तरह से पलट जाएगी, जहां अमेरिका दूसरी या तीसरी बड़ी शक्ति बन के रह जाएगा और चाइना नंबर वन की शक्ति बन जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मिलिटरली हो, टेक्नोलॉजिकली हो या इकोनॉमिकली हो। और यही डर रूस को सता रहा है कि अगर ये चीन को अपने काबू में हमने नहीं लिया या चीन को भी हमने कंट्रोल नहीं किया, तो हमारे सारे जो दुनिया के ऊपर कंट्रोल करने के गेम प्लान है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो चाइना की जो सारी पॉलिसीज हैं वो एक्चुअली जूस के लिए खतरा बनकर निकल कर आई है, क्योंकि उनको एक बात तो पता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के शासन के अंदर वो किसी भी किस्म का पेनिट्रेशन नहीं कर पाएंगे, ना ही मोसाद वहां पर उस किस्म का पेनिट्रेशन कर पाएगा जो बाकी देशों में कर पाता है। क्योंकि चाइना के अंदर एक सिस्टम है जो कि ना केवल जिनपिंग का है, बल्कि उससे पहले डेंग जियोपिंग थे, उससे पहले बाकी लोग थे। क्योंकि उनको जहां से जरा सा भी कहीं जासूसी का पता लग जाए तो फिर वो उसको मौत की सजा देने से पीछे नहीं हटते हैं। और करीब करीब 200 से ज़्यादा आर्मी के जो लोग थे उनको तो ऑलरेडी वो हटा चुके हैं। अब यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है? चाइना चुप बैठा है। ताइवान को हथियाने से पहले 2026-27 के इस साल के अंदर वो अमेरिका के सारे जो इस समय मिलिट्री वेयर्स हैं उनको इस समय चेक कर रहा है। वो देख रहा है कि भाई इनकी पावर कितनी है। कहते हैं बंधो मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। फिलहाल तो खाक नजर सामने आ रही है, और अमेरिका के बहुत पावरफुल हथियार जिसके ऊपर बहुत इतराता था, अब चाइना को लग रहा है कि ये तो बहुत मामूली किस्म के हथियार है, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। और चाइना को लग रहा है कि उसके पास इससे ज़्यादा बेहतर हथियार है, उसके एयरक्राफ्ट उनसे बेहतर हैं, उसके फ्रिगेट्स उससे बेहतर हैं, उसकी नेवी उसके स्पाइंग शिप उससे बेहतर हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो उसके मुकाबले पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो वो तो कहीं से सेकेंडरी है ही नहीं, और ताइवान को तो कभी भी हथियार सकता है। तो वेपन की जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर चाइना बहुत खुश है कि जो अमेरिका जो सोचता था कि उसका माइट बहुत बड़ा है, तो उसका माइट उतना बड़ा है नहीं। जो उस वॉर के अंदर पता लग गया कि अगर अमेरिका अगर ईरान के आगे स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जिसके पास सिर्फ ड्रोन और मिसाइल पावर है, तो चाइना के सामने तो स्टैंड करने की बात ही नहीं बैठती ना कहीं पे। चाइना तो बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर है यहाँ पर, इस बात को भी समझना होगा। इसके बाद बीजिंग जो है, यानी कि चाइना जो है, वो इस समय जो उसके जो मिलिट्री एसेट्स हैं सारे के सारे साउथ चाइना सी में या कोरिया के अंदर, वो सारे के सारे सिस्टम डाइवर्ट होते चले जा रहे हैं। तो चाइना को इस बात की खुशी है कि अमेरिका का जो रेजिस्टेंस हो सकता है कोरिया में हो या फिर साउथ चाइना सी के अंदर है, उनके जो सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो वहाँ से हट के सारे चले गए हैं। तो उसके लिए तो मैदान एकदम से खुला है ताइवान को हड़प जाने के लिए। अब वो अपना मौका ताड़ रहा है, क्योंकि लोहा लगता है कि इस टाइम गर्म है और कभी भी हथौड़ा मार सकता है। दूसरा, अमेरिका के जो वीकनेसेस है, सारी स्ट्रेटजिकल वीकनेसेस हैं, डिसीजन मेकिंग वीकनेसेस हैं, मिलिट्री वीकनेसेस हैं, या जो क्रैक्स हैं उसकी एबिलिटी के अंदर, वो सारे के सारे निकल कर बाहर आ गए हैं। और चाइना अब इन सब का फायदा उठाएगा, क्योंकि चाइना इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता नहीं है। मुझे लगता है कि इस बात का एहसास चाइना को हो चुका है कि अमेरिका का मिलिट्री माइट उतना बड़ा है नहीं जितना परसीव करके गुब्बारे को फुलाकर दिखाया जाता है। मुझे लगता है कि एक कई एनालिस्ट कह भी रहे हैं कि 2027 तो अब लंबी बात होगी, उससे पहले ही हो सकता है कि PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, इट्स रेडी फॉर इन्वेजन राइट नाउ द ताइवान। लेकिन कोई फिक्स डेट तो नहीं है। 2026 का जो एनुअल थ्रेट असेसमेंट स्टेट्स दैट चाइना हैज नो फिक्स टाइमलाइन फॉर अचीविंग यूनिफिकेशन एंड प्रेफर्स नॉन मिलिट्री मींस। अब रिस्क फैक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन अमेरिका अगर इंटरवीन करता है, क्या अमेरिका इंटरवीन करने की पोजीशन में है? और अगर अमेरिका इंटरवीन कर भी जाए मिलिटरली, तो क्या अमेरिका उस किस्म के हथियारों का यूज चाइना पे कर पाएगा? मुझे नहीं लगता। उसके पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं है अब अमेरिका के पास, एयर डिफेंस भी नहीं है। और फिर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के पास बहुत सारी ऐसी सो कॉल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल हजारों में बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो सीधे कैलिफोर्निया हो या शिकागो हो
या फिर वॉशिंगटन हो या न्यूयॉर्क हो, उनको हिट करेंगी और उसको फिर ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि चाइना के साथ वॉर जो होगी वो फिर ऐसी वॉर होगी जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया भी आ जाएगा और रशिया भी आ जाएगा, उसको फिर आप रोक नहीं पाएंगे। तो मुझे ये अब बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि अमेरिका इस पछड़े में नहीं पड़ना चाहेगा, क्योंकि अगर अमेरिका इस पछड़े में पड़ गया और उसने कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब भी यूज कर दिया, तो फिर न्यूक्लियर बॉम्ब की एक ऐसी बारिश हो जाएगी अमेरिका के ऊपर कि वो भी याद रखेगा, क्योंकि वो सोचता है कि जो डिक्लेयर्ड 600 बम है चाइना के पास, तो 600 नहीं है साहब, वो तो डिक्लेयर्ड 600 है। अदरवाइज तो मुझे लगता है 6000 से भी ऊपर होंगे। चाइना क्या करता है किसी को नहीं पता, और बहुत सीक्रेटिव है, और उसके पास तो सारी कैपेसिटी है, वो किसी की सैंक्शंस में भी नहीं आता। अमेरिका सैंक्शन लगाता है ईरान से, ये तेल खरीदता है, और अमेरिका कुछ नहीं कर पाता। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये बात तो बिल्कुल सही है ना। इसके अलावा जो एक पीएलए का जो मॉडर्नाइजेशन है वो बहुत उसके काम आ रहा है, यानी कि जो चाइनीज आर्मी है उसका जो मॉडर्नाइजेशन है और हिस्टोरिकली जो उसका बिल्डअप है सिस्टम, वो फाइट एंड विन ए वॉर इन ऑन ताइवान या बाकी कहीं भी हो, वो पेंटागन को परेशान कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का जो टैक्टिक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वेपनरी है, पुरानी होती चली जा रही हैं। तो अब चाइना दे एक जो नया अपना पूरा का पूरा एक डिफेंस स्ट्रेटजी, एक डिफेंस स्ट्रक्चर जो डेवलप किया है, उसे देख के इस समय थोड़ा सा अमेरिका हैरान है। और अमेरिका को पता है कि अगर कहीं वो उलझ गया, चाइना से अगर कहीं उलझ गया, तो फिर उसका बच पाना बड़ा मुश्किल है। भले उसके साथ नेटो कंट्री भी आ जाए सारे के सारे मिलके, तो भी वो चाइना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और जो सिटिंग डक्स हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको तो देख ही चुका है, और CM-302 के जो एंटी शिप वेपन्स हैं वो दुनिया में बेस्ट माने जाते हैं, और वो तो किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को 10 मिनट में डुबो सकते हैं। ये अमेरिका को पता है। तो अमेरिका को एक चीज़ का एहसास हो गया। तो ये जो गेम ऑफ पावर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर रूप से आई है कि चाइना का जो इमरजेंस है, इससे ज्यूस डर रहे हैं, क्योंकि ज्यूस को पता है कि चाइना के अंदर उनकी पेनिट्रेशन नहीं हो सकती, ना ही वो चाइना को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, ना ही चाइना के अंदर वो अपनी लॉबी बना पाएंगे, क्योंकि चाइना डेमोक्रेसी तो है नहीं और प्योर कम्युनिस्ट पार्टी है। तो जो वल्नरेबिलिटी है इसराइल के लिए और जूस के लिए, वो वल्नरेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती नजर आएगी। और कल को ऐसा भी हो सकता है कि अगर अमेरिका चाइना से लड़ाई करता है या उसका विरोध करने की कोशिश करता है, तो इसराइल उसको सपोर्ट करता है, तो इसराइल को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब चाइना के लिए इसराइल, या इसराइल को मसलना, एक किस्म से क्या कहते हैं, छोटा सा एरिया बिल्कुल, एक क्या कहते हैं ना कि एक हफ्ते की बात भी नहीं है, एक हफ्ते के अंदर ही पूरा का पूरा इसराइल A to लेके Z तक बर्बाद हो जाएगा। और न्यूक्लियर पावर हुई तो 2 दिन में बर्बाद हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। फिर 100 साल तक इस लैंड में कोई रहने के लिए आएगा नहीं, क्योंकि रेडिएशन इतना ज़्यादा हो जाएगा। तो चाइना की ये जो गेम ऑफ पावर है, उसने अब एक बात तो चेक कर ली है भैया, इसके पास, अमेरिका के पास वीकनेसेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटजिक वीकनेसेस है, डिसीजन की वीकनेस है, मिलिट्री की वीकनेसेस है, और इनके पास वो हथियार भी नहीं बचे हैं। यूक्रेन युद्ध हो या ईरान युद्ध हो, इनके सारे इंटरसेप्टर मिसाइल्स हों या बम गिराने की क्षमताएं हों, वो भी जा चुकी हैं। और अगर कहीं खुदा न खास्ता चाइना से वॉर हो गई, तो ऐसा लगता है फिर तो अमेरिकन जो है वो अपनी कबर ही खोदेंगे, और क्या करेंगे, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको पता चल सके। और हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।